लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम डिटेल में पीएसएल नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने पीएसएल के ऊपर मास्टर डायरेक्शंस लॉन्च किए थे। तो फिर वो क्या है डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। अभी ये कंटेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है, तो पीएसएल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट में, डिटेल में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कुछ मिनट के बाद। तो शॉर्ट में क्या होता है, देखिए पीएसएल का लॉन्ग फॉर्म होता है हमारा, क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब लेंडिंग मतलब लोन देना। किसको? प्रायोरिटी सेक्टर को। कौन से प्रायोरिटी सेक्टर? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, या फिर वीकर सेक्शंस हो गए, एससी एसटी लोग हो गए, हाउसिंग हो गया, या फिर एजुकेशन हो गए। ये सब कैटेगरीज प्रायोरिटी सेक्टर कंसिडर की जाती है। तो क्या होता था पहले, कमर्शियल बैंक्स बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल ही होता है लोन देना। तो लोन देने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंकों की कमाई होती है, और वो कमाई कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली जो अमीर लोग हैं उनसे। ठीक है, तो अमीर लोगों को ही लोन दिया जाता था। तो जो बेचारे गरीब लोग, या फिर पिछड़े जाति के, या फिर डाउन ट्रोडन लोग, या फिर डिप्राइव्ड लोग आप बोलिए, उनको लोन नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो आरबीआई को ये बातें समझ में आई थी, तो ये एड्रेस करने के लिए उन्होंने ही ये नॉर्म्स लाए थे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि भाई बैंक वालों अब से तुमको आपके जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपकी लेंडिंग यहाँ भी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ गए, उनको आपको प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कुछ लोन देना पड़ेगा, एमएसएमईस को लोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कमर्शियल बैंक, जैसे कि अपना पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, फॉरेन बैंक्स के ऊपर भी ये लागू होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर लागू होता है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीस के ऊपर लागू होता है। हाँ, पेमेंट बैंक के ऊपर ये लागू होता नहीं। क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक लोन दे ही नहीं सकते, इसका बिजनेस मॉडल अलग है ना, ये नॉन लेंडिंग बिजनेस मॉडल है उसका। हमने डिटेल में डिस्कस किया है पेमेंट बैंक के बारे में, वो वीडियो देख लेना कि भाई इसका रेवेन्यू मॉडल कैसे आता है, मतलब कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। तो यही हमारा कंटेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत। तो जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि अगर बैंक के पास 100 लाख रुपीज है लोन घुमाने के लिए, तो उसमें कुछ हिस्सा जैसे 40% ये पीएसएल में जाना चाहिए। तो ये होता है टारगेट, इंटरनल टारगेट या फिर लेंडिंग टारगेट। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 40% नहीं था, ये था 75%। ठीक है, और इसमें भी इंटरनल क्लासिफिकेशन है, तो उस 75% का अब जाके 60% किया गया है। ठीक है, तो यही है हमारी न्यूज। तो देख लेते हैं, ये देखिए मैंने माइंड मैप क्रिएट किया है, पीएसएल रिवर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो अर्लियर क्या था और अब क्या है? तो अर्लियर क्या था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को उनके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का कुछ हिस्सा, कितना, 75% ये पीएसएल में घुमाना था। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर एरिया को लोन देना था। कितना टका? 75%। उनको जितना लोन देना है उसका 75%। ठीक है, तो बेसिकली 25% ही वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग लोन दे सकते थे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अप्रेजल। तो ये जो चीज है 75% वाली, ये कम करी है आरबीआई ने। अभी बोला कि नहीं भाई, तुमको और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अभी 75% की जगह आप 60% प्रायोरिटी सेक्टर में घुमाइए। ठीक है, इसका इंटरनल क्लासिफिकेशन भी है कि 75% तो जाता था, लेकिन 40% एज पर एक्सटेंड पीएसएल प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जो पीएसएल मास्टर डायरेक्शन के अंतर्गत इंटरनल क्लासिफिकेशन किया है, तो वो 40% तो वो कंटिन्यू रहेगा। देखिए यहाँ पे भी 40% वो कंटिन्यू रह रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है? जो डिफरेंस है बेसिकली 15% का, वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो 35% अभी ये 20% हो गया। ठीक है, अगर इनका एडिशन करें तो हमको मिलेगा 75%, इनका एडिशन करेंगे तो मिलेगा हमको 60%। ठीक है, तो यही पीएसएल रिव्यू हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। ठीक है, तो यही देखिए, यही दिखा है कि ये सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के अंतर्गत ये रिव्यू की गई चीजें। तो रिवाइज नॉर्म्स क्या है? रिडक्शन इन ओवरऑल पीएसएल रिक्वायरमेंट। द टोटल पीएसएल ऑब्लिगेशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 75% टू 60% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। देखिए
एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कैसे कंप्यूट करते हैं, या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका डिटेल में हम जाने वाले हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है। जो बैंकिंग में काम करते हैं शायद उनको पता होगा, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, इसका लॉन्ग फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, तो इसका ANBC वो पूछेगा कि भाई एन क्या होता है, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का शॉर्ट फॉर्म देगा और पूछेगा कि फॉर एग्जांपल ई क्या है, या फिर ओ क्या है, या फिर बी क्या है। ऐसी चीजें IBPS ने पहले भी पूछी है। तो क्या हुआ है, रिवाइज अलोकेशन स्ट्रक्चर हुआ है। पहले 40% यहाँ पे मस्ट स्टिल बी अलोकेटेड एज पर एग्जिस्टिंग PSL सब सेक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, और रिमेनिंग 20% है जो पहले 35% था, इट मे बी डायरेक्टेड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एनी PSL सब सेक्टर वेयर दे हैव ए कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है। तो बाकी जो पैसा है वो अभी कहीं पे भी घुमा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही घुमाना पड़ेगा ये 25%, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। मैं आपको बोला था कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं, तो नियर अबाउट 8 to 9 सेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें लोन जाना चाहिए। MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में भी लोन जाना चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी जाना चाहिए। एजुकेशन में भी लोन जाना चाहिए। हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट्स हो गया, फाइनेंस करना है उनको, उनके यहाँ पे भी लोन जाना है। जैसे सोलर फाइनेंस हो गया, विंड प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रायोरिटाइज किया गया है। वीकर सेक्शंस हो गया, ठीक है, SC हो गए, ST हो गए, महिलाएं हो गए, इनके लिए भी लोन की प्रोविजन होनी चाहिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और यहाँ पे अदर मेंबर्स भी है, मेंबर्स ऑफ SHG, ठीक है। तो नियर अबाउट 8 to 9 कैटेगरीज है। अब ये 8 to 9 कैटेगरीज को कैसे याद रखना है, मैं इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी ट्रिक है हमारे पास अम्मी हसरो। क्या है? अम्मी हसरो, ठीक है, याद रखना है। अम्मी हसरो। ए मतलब क्या? एग्रीकल्चर। M मतलब MSME। E मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट। E मतलब एजुकेशन। H मतलब हाउसिंग। S मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। R मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। और O मतलब अदर्स, जहाँ पे वीकर सेक्शंस को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रहेगी। प्रायोरिटी सेक्टर कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बोला अम्मी हसरो। आपको पता है भाई, एक आदमी था अमीर खुसराओ, तो वैसे तिगड़मबाजी करके याद रखना, ठीक है। अमी हसरो। A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर MSME, E फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, E फॉर एजुकेशन, H फॉर हाउसिंग, R फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, S फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, O फॉर अदर्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाना होगा, इसमें भी फंडिंग जानी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी तो आपको पता है, सोलर प्रोजेक्ट या फिर विंड प्रोजेक्ट में भी, हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी पैसा जाना चाहिए। हाउसिंग तो आपको पता है यार, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलती है उसके अंतर्गत भी पैसा जाता है। एग्रीकल्चर आपको पता है, MSME में पैसा जाना है, एक्सपोर्ट के लिए पैसा जाना चाहिए, एजुकेशन में भी पैसा जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन हो गया, डॉक्टर बनना है किसी को बाहर पढ़ाई करना है, किसी को हमारे भारत में ही पढ़ाई करना है, लेकिन उसके लिए लोन की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आएगी। तो हमने देखा था कि पहले 75% था, अभी वो 60% कर दिया। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और इसके अंतर्गत भी इसका 40 और ये 35 था, और यहाँ पे इसका 40 और यहाँ पे 20, तो बेसिकली ये चीज कम हुई है, ठीक है। 40 का इंटरन क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एग्रीकल्चर में 18% जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वीकर सेक्शंस को 7.5 या फिर कुछ ऐसे इंटरन क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो बाकी का था वो आप कैसे भी घुमा सकते हो। पूरा का पूरा 35 पहले एग्रीकल्चर में घुमा सकते थे, अभी आप पूरा का पूरा 20% एग्रीकल्चर में घुमा सकते हो, मतलब एनी वन ऑफ द सेक्टर। तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। पहले डेफिनेशन कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रेफर्स टू मैंडेट फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। किसके लिए? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए इन इंडिया टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ देयर बैंक लेंडिंग टू फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर। मतलब जो बैंक लेंडिंग का कुछ पोर्शन होता है, स्पेसिफाइड पोर्शन, वो कुछ फ्यू सेक्टर्स को जाना चाहिए, यही होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दिस सेक्टर्स आर डीम इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ कंट्री। क्योंकि पहले क्या होता था, अमीर अमीर बनता जा रहा था और गरीब गरीब भी, क्योंकि उसके पास मनी का एक्सेस ही नहीं था, बैंकिंग का एक्सेस ही नहीं था, क्रेडिट का एक्सेस ही नहीं था, ठीक है। तो वही चीज बेसिकली इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स लाए गए। तो कैसे लाए गए, थोड़ा देखते थे हिस्टोरिकल उसकी टाइमलाइन। तो 1967 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने सजेस्ट किया था पहली बार कि भाई कमर्शियल बैंक शुड इंक्रीज देयर इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि ये लोग पहले सिर्फ
भाई बड़े टाइकून्स को ही लोन दे देते हैं, ठीक है, बिजनेस टाइकून्स को। खास करके आपको पता होगा नेशनलाइजेशन के पहले भी रॉबर्ट वड्रा जैसे जो लोग होते हैं उनको फाइनेंस किया जाता, ठीक है। गरीब लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता था, रूरल में ब्रांचेस भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बैंक वाले सोचते थे हमें प्रॉफिट्स तो मिलने वाला है नहीं, गांव में ब्रांच ओपन करके तो फिर क्या फायदा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके साथ 72 में आरबीआई ने भी डेफिनेशन क्रिएट कर दी कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होना चाहिए। 2007 में सीएस मूर्ति कमेटी भी क्रिएट हुई थी, जिसका फोकस था कि उन्होंने रिव्यू कर लिया कि आरबीआई ने तो डिफाइन कर लिया कि पीएसएल क्या होता है, लेकिन रिव्यू करेंगे पीएसएल गाइडलाइंस का, उसके बाद रिकमेंड करेंगे कि फ्लो ऑफ क्रेडिट कैसे इंप्रूव हो जाए। उसके बाद एमवी नायर कमेटी ने भी बेसिकली वही किया था कि फिर से उसको एक्सपांड किया जाए, पीएसएल के अंतर्गत जो कैटेगरीज आती है या फिर उनके इंटरनल टारगेट्स होते हैं वो बढ़ाया जाए। 2014 में भी एक कमेटी होनी थी, ये आरबीआई ने खुद बनाई थी, इंटरनल वर्किंग ग्रुप था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर दीपक मोहंती, ठीक है। इन्होंने भी एग्जिस्टिंग पीएसएल फ्रेमवर्क के बारे में कुछ एडिशनल चीजें सजेस्ट की, जैसे टारगेट्स क्या होने चाहिए, उसको एक्सपांड करना चाहिए या नहीं चाहिए, वही दिए कि ब्रॉड डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पीएसएल में एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन वगैरह आते थे, ठीक है। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो चीजें नई ऐड करी है ना बाद में, ठीक है, ये पहले नहीं हुआ करते थे। तो यही बोला गया है कि ब्रॉडर डेफिनेशन हो गई, टारगेट्स में एडजस्टमेंट हो गए फॉर फॉरेन बैंक्स, या फिर क्रिएशन ऑफ पीएसएल सर्टिफिकेशन सिस्टम, ये भी उन्होंने रिकमेंड किया था। तो अकॉर्डिंगली आरबीआई ने अपने अपने डायरेक्शंस लॉन्च किए थे। तो रिसेंटली 2025 में भी एक मास्टर डायरेक्शन आरबीआई ने लॉन्च किया है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक ब्रीफ ले लिया कि भाई बैंकों को उनके लोन पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर्स में घुमाना होता है। अगर वो फेल करते हैं, जैसे हमने देखा था कि भाई कमर्शियल बैंक जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 के ऊपर है, या फिर प्राइवेट बैंक, अगर ये टारगेट्स मीट नहीं करते, टारगेट कितना होता है 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना था पहले 75%, अभी कितना है 60%, आरआरबी का पहले भी 75 था, अभी भी 75 है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी ये लागू होता है, पहले उसका भी 75 था, उसका भी अभी 60 कर दिया गया है, ये अब कभी बाद में बढ़ेंगे। तो अगर ये मीट नहीं करते हैं 40% टारगेट वाला क्राइटेरिया या फिर 60% वाला टारगेट क्राइटेरिया, तो फिर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कायदे से उन सेक्टर्स में घुमाना चाहिए था, लेकिन वो घुमा नहीं पाए। तो क्या होगा कि कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एजेंसीज का जो फंड होता है, ये वहां पे पैसा जाके पार्क होगा, ठीक है। फिर वो लोग कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। समझ में आया कि इफ बैंक फेल्स टू मीट देयर पीएसएल टारगेट्स, इट मस्ट कंट्रीब्यूट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू शॉर्टफॉल टू स्पेसिफाइड फंड्स एट नाबार्ड एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट 40% है, अगर किसी बैंक ने समझे कि 35% ही अचीव किया, तो जो एक्स्ट्रा 5% उनको करना था, ये कहाँ पे जाएगा, अदर फंड्स में। जैसे नाबार्ड में एक फंड है जिसका नाम है आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगर आप गांव वाले एरिया में रहते हो तो देखना भाई कि कोई प्रोजेक्ट होता है वहां पे नाबार्ड का आरआईडीएफ लगा होगा, ठीक है, ऐसे बोर्ड लगा होता है कि ये नाबार्ड के आरआईडीएफ के अंतर्गत फाइनेंस किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेटलैंड कंजर्वेशन के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, वैसे देखना आप, ठीक है, मैंने तो देखा है। तो ये एक तरह का फंड हो गया। ऐसे ही सिडबी के पास एसीडीएफ हुआ करता था, स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, तो यहाँ पे भी पैसा पहले जाता था। नया बजट में ये नया लॉन्च किया था यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, की अर्बन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ये बजट 2023 में अनाउंस किया था। इसको कौन मैनेज करता है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करता है। आरआईडीएफ को कौन मैनेज करता है, तो नाबार्ड मैनेज करता है, ठीक है। तो नाबार्ड ग्रेडी का जो प्रिपरेशन करते हैं भाई, उनको याद रखना है। इंटरव्यू में मुझे पूछा था कि ये आरआईडीएफ के अंतर्गत जो पैसा आता है वो एग्जैक्टली कहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो वो सोशल सेक्टर में या फिर रूरल कनेक्टिविटी में वो चले जाता है। नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट में डिटेल में देते हैं, वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। और ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये मुंबई जैसे सिटी के लिए नहीं है भैया, ठीक है, ये टीयर 2 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद रूरल हाउसिंग फंड भी है, ये भी नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ फंड्स होते हैं जहाँ पे अगर आप टारगेट्स मीट ना करते हो पीएसएल का, तो वहां पैसा पार्क हो जाएगा और वहां पे फिर बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए, इनको क्या करना था, पीएसएल में पैसा घुमाना था, मतलब लोन में पैसा घुमाना था, तो उसके ऊपर बैंकों को तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होता है ना, जैसे 8% हो गया, 9% हो गया, 10% हो गया, बराबर है। लेकिन वो उन्होंने टारगेट मीट नहीं किया, तो फेल हो गया, तो यहाँ पे पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है कि आरआईडीएफ यूआईडीएफ में पैसा बहुत समय के लिए पार्क होता है, जैसे कि 20+ ईयर्स के लिए या फिर 20 ईयर्स के आसपास यहाँ पे पैसा उनको रखना पड़ता है।
यहाँ पे अगर घुमाया होता तो 5 साल, 3 साल, 4 साल, उनका रीपेमेंट पीरियड जितना होगा उतने हिसाब में उनको वापस भी आया होता है और उसके ऊपर प्रॉफिट भी कमाया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है उनको, तो हल्का सा रेट मिलता है, जिसको हम बोलेंगे कि भाई इन्होंने ऐसा करे कि ये सेव करके रखा है, तो सेविंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। वो कितना मिलता है, ये थोड़ा नीचे देखेंगे हम, ठीक है। और एक ऑप्शन है, अगर कोई पीएसएल सेक्टर का टारगेट मीट नहीं करता है तो वो कर सकता है थ्रू एक जुगाड़, जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका आइडिया क्या है, बेसिक मैं बता देता हूँ। कंसिडर करें कि एक एसबीआई बैंक है और ये एक्सिस बैंक है, ठीक है। ये इमेज यहाँ से ली गई है, civilspedia.com का अच्छा सोर्स है भाई ये। तो एसबीआई का समझ लीजिए कि पीएसएल टारगेट था 18 करोड़, लेकिन उन्होंने अचीव किया 20 करोड़। और यहाँ पे एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट बैंक है, फॉर एग्जांपल इनके रूरल में इतने ब्रांचेस होंगे नहीं, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, एससी एसटी हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में जो लोन घुमाना था वो नहीं घुमा पाए, तो उनका टारगेट था 10 करोड़, लेकिन उन्होंने अचीव किया सिर्फ 8 करोड़। तो यहाँ पे 2 करोड़ का शॉर्टफॉल है या 2 करोड़ का सरप्लस है, तो ये लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेगा, एसबीआई जो पीएसएल सर्टिफिकेट है ये इसको बेचेगा, किसको, एक्सिस बैंक को, और एक्सिस बैंक इसको क्या देगा, ही कैन गिव 2 करोड़ टू एसबीआई। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन होता है कैसे कैसे होता है भाई, तो ये आरबीआई का ई कुबर जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे ये ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहा है और ये पैसे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो ये भाई किसने रिकमेंड किया था, ये इंपॉर्टेंट है, रघुराम राजन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई अगर पीएसएल टारगेट मीट नहीं हो रहा तो ऐसी सर्टिफिकेट वाली प्रोविजन होनी चाहिए। तो रघुराम राजन कमेटी का नाम क्या था, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ऐसे में या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी यूज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी 2009 बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रघुराम राजन। उस टाइम पे वो गवर्नर नहीं थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि उसी के रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग, जिसका नाम थे 100 छोटे छोटे स्टेप्स, 100 स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, अगर नहीं भी पूछेगा तो इंटरव्यू में काम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यार इंटरव्यू वाले जो लोग होते हैं वो भाई थोड़े सीनियरिटी में हायर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनके अंदर काम किया है, समझ लेना, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के बारे में वो लोग जानते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे ना तो इंटरव्यू पैनल भी इंप्रेस हो जाएगी कि हाँ भाई बंदा या फिर बंदी पढ़ के आई है। 100 स्मॉल स्टेप्स। तो उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था क्रिएशन ऑफ ट्रेडेबल पीएसएल सर्टिफिकेट मैकेनिज्म, कि ये सर्टिफिकेट को ट्रेडेबल बनाया जाए। So this would allow banks that exceed their target to sell certificates to the banks that have fallen short. It will create a market-based solution for achieving national PSL goals. तो ऐसे ही करके आरबीआई ने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट स्कीम। कब लॉन्च की, 2016 में। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, सिंपल। तो ये काम कैसे करता है, हमने देखा कि आप एक सेलर बैंक होता है या फिर एक परचेसर बैंक होता है, ठीक है। ये सेल कर लेता है, ये वो बाय कर लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसने जो लोन दिया था ना एक्स्ट्रा 2 करोड़, तो इंटरेस्ट इसी को मिलेगा, मतलब इसके ही रिकॉर्ड में वो ऐड हो जाएगा, इसका नहीं। ये तो सिर्फ अचीवमेंट पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वो पेनल्टी भर रहा है ना यहाँ पे 2 करोड़ का, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाली चीजें इसको ही मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि अंडरलाइंग लोन एसेट, ये इसका लोन एसेट है ना एक्स्ट्रा 2 करोड़ का, इट विल रिमेन ऑन द बुक्स ऑफ सेलिंग बैंक, मतलब एसबीआई के बुक्स में ही रहेगा, उसके ही बैलेंस शीट में दिखाएगा, ठीक है। उसका वो इनकम पार्ट हो जाएगा 2 करोड़ का मिसलेनियस इनकम, और इसका खर्चा दिखेगा, एक्सपेंस में आएगा वो, ठीक है। सो ओनली द पीएसएल अचीवमेंट इज ट्रेडेड। दिस मैकेनिज्म इंप्रूव्स द एफिशिएंसी विदाउट डायरेक्ट लोन सेलिंग, ठीक है। लोन सेल नहीं करना है भाई, पीएसएल अचीवमेंट सेल करना है। तो भाई पीएसएल सर्टिफिकेट कितने टाइप की होती है, तो 4 टाइप की होती है, ठीक है। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट बैंक्स रूरल एरिया में उतना ज्यादा रीच होता नहीं, तो एग्रीकल्चर वाले लोगों को वो ज्यादा लोन दे नहीं पाते, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत नॉर्मली शॉर्टफॉल होता है। तो ऐसी 4 टाइप्स की पीएसएल सर्टिफिकेट है। पहला है पीएसएल सी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, मतलब जो बैंक एग्रीकल्चर एक्सीड कर गया टारगेट्स या फिर शॉर्टफॉल कर गया या फिर शॉर्ट कर गया, ठीक है। दूसरा है पीएसएल सर्टिफिकेट स्मॉल मार्जिन फार्मर्स, उसके बाद है पीएसएल सर्टिफिकेट माइक्रो एंटरप्राइजेस, और उसके बाद है जनरल पीएसएल सर्टिफिकेट। ये भी थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे नीचे, ये कैटेगरी एग्रीकल्चर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह। बस अभी के लिए याद रखिए कितने टाइप्स के पीएसएल सर्टिफिकेट होते हैं, तो 4 टाइप्स के। पहला एग्रीकल्चर का, दूसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड ही है बट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वाली कैटेगरी, तीसरा माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, क्योंकि स्मॉल मीडियम को तो लोन दे देती है बैंक, माइक्रो एंटरप्राइजेस ही छूट जाते हैं, उनका भी इंटरनल टारगेट है। और इसके बावजूद देखें वो जनरल, ठीक है। तो 4 पीएसएल सर्टिफिकेट्स है टाइप्स।
तो कैसे किया जाता है भाई, ईच क्वार्टर को बेसिकली ये देखा जाता है कि कितना शॉर्टफॉल हुआ है या फिर कितना एक्सेस लैंडिंग हुई है। तो ये सभी क्वार्टर का एक सिंपल एवरेज निकालेंगे और ये इट विल बी कंसिडर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल शॉर्टफॉल, कि एक साल में कितना शॉर्टफॉल हुआ है या फिर एक साल में किसने एक्सीड किया है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर कोई बैंक टारगेट पूरा नहीं करता है तो एक पीएसएल सर्टिफिकेट वाला रास्ता है, या फिर दूसरा है कि उसका पैसा आरआईडीएफ, यूआईडीएफ या फिर आरएचएफ या फिर एसडीएफ ऐसे फंड में वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमको वो सेविंग इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही उनको डिपॉजिट रेट मिलेगा। ठीक है, तो वो कितना मिलेगा कि वो डिपेंड करता है कि कितना शॉर्टफॉल हुआ है। अगर शॉर्टफॉल 5% से लेस हुआ तो बैंक रेट -2%, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अगर शॉर्टफॉल 5 एंड अबव बट लेस देन 10% हुआ तो बैंक रेट -3 का उनको रेट मिलेगा। अगर शॉर्टफॉल 10% एंड अबव हो गया तो उनको शॉर्ट डिपॉजिट रेट है वो बैंक रेट -4% मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्टफॉल 5% है, 10% है और 10 और अबव है। ठीक है, यहाँ पे 5 to 10 के बीच में, और यहाँ पे लेस देन 5 है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर इतना शॉर्टफॉल हुआ है तो कितना, तो बैंक रेट -2% बैच मिलेगा, यहाँ पे बैंक रेट -3% बैच मिलेगा और यहाँ पे बैंक रेट -4% बैच मिलेगा। ठीक है, डिपॉजिट के ऊपर। फर्दर इन केस ऑफ नो शॉर्टफॉल इन ओवरऑल पीएसएल टारगेट, ओवरऑल पीएसएल टारगेट कितना था, नियर अबाउट 40%। अगर ये पूरा होता है तो अच्छी चीज है, लेकिन जो इंटरनल टारगेट जैसे आइडियल के लिए इंटरनल है कि 18% होना ही चाहिए, लेकिन अगर ये 17% हुआ मतलब ये शॉर्टफॉल हुआ। सो बट शॉर्टफॉल इन एनी सब टारगेट, ठीक है, जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर, तो इंटरेस्ट रेट विल बी बैंक रेट -2% पॉइंट विल अप्लाई। ठीक है, सो बैंक रेट -2%, मतलब ओवरऑल टारगेट अचीव कर लिया आपने 40% वाला या फिर 60% वाला, लेकिन इंटरनल में चूक गए तो बैंक रेट -2% डिपॉजिट रेट आपको मिलेगा। क्रेडिट रिस्क होती है क्या यहाँ पे, किसकी होती है, तो देखिए देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट रिस्क। मैंने आपको बोला था सिर्फ पीएसएल अचीवमेंट सेल किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ चेंजेस होते नहीं है। जिसने लोन दिया है वही इंटरेस्ट रिकवर करेगा, बराबर है भाई, बिजनेस उसने लाया ना तो वही करेगा। सो इसीलिए बोला कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का ट्रेडर हो तो, मतलब बेचना चाहे तो। उसके बाद वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है और वो होती है ऑब्वियसली 31 मार्च, मतलब ईयर एंडिंग। अगर किसी ने ये ट्रेड 30 मार्च को भी किया है तो वो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा, 31 के लिए, याद रखना। एंड विल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड द रिपोर्टिंग डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट इट वाज फर्स्ट सोल्ड। लॉट साइज कितना होता है, मतलब पीएसएल सर्टिफिकेट 1 रुपया 2 रुपये में मिलेगा नहीं यार, मिनिमम 25 लाख का रहेगा और उसके मल्टीपल्स, मतलब 25 हो गया, 50 हो गया या फिर 75 हो गए, ऐसे में ही बिकेगा। अकाउंटिंग कहाँ होती है, मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे क्या है, पीएसएल अचीवमेंट को ट्रेड किया गया है तो फीस पेड फॉर द परचेस विल बी ट्रेड एज एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक था तो वो एक्सपेंस में ये बुक करेगा, और एसबीआई ने रिसीव किया है फी तो वो बोलेगा मिसलेनियस इनकम। ठीक है, ये मिसलेनियस इनकम है, ऑपरेशनल इनकम नहीं है। ऑपरेशनल इनकम मतलब क्या, कि उनके ऑपरेशन से पैसा मिलता है। जैसे एसबीआई का ऑपरेशन क्या है, लोन देना, तो लोन से उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ऑपरेशनल इनकम होगा, लेकिन ये ऑपरेशनल इनकम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको मिसलेनियस इनकम के अंतर्गत डाला जाएगा। और दोनों बैंक ये डिस्क्लोजर में लिखेंगे, डिस्क्लोजर टू द बैलेंस शीट, कि इतना शॉर्टफॉल हुआ था या फिर इतना एक्सेड किया था, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, उनके फाइनेंशियल्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो ये हमने थोड़ा ब्रीफ जान लिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी क्या रिव्यू हुआ है, 75% से 60% हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी, रिस्पेक्टिव कमिटीज में देखी। तो थोड़ा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं थ्रू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवाइज पीएसएल नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। द ओवरऑल पीएसएल टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन रिड्यूस, बराबर है, पहले था 75%, अभी हो गया 60%, तो ये ओवरऑल था, तो ये राइट। दूसरा, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन डायरेक्ट टू एनी पीएसएल सब टारगेट हैज बीन इंक्रीज, नहीं भाई ये इंक्रीज नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है ना। ये हमने देखा था 75 का इंटर क्लासिफिकेशन कितना था, 40, और उसके बाद था 35, तो अब ये जाके कितना हुआ है, 75 का 60 हो गया है, ये 40 तो सेम ही रह गया है, लेकिन ये 35 का 20 हो गया है। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ है 15 से, और ये बोल रहा है इंक्रीज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद, मैंडेटरी कंपोनेंट दैट मस्ट फॉलो
एक्सटर्नल सब टारगेट रिमेन्स अनचेंज, यही तो मैंडेटरी कंपोनेंट है, ठीक है 40, तो ये 40 का 40 है तो इट रिमेन्स अनचेंज, तो ये राइट है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज राइट, और ये बोल रहा है करेक्ट कौन सा है, तो 1 एंड 3। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ PSL सर्टिफिकेट, ठीक है, वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। तो हमने देखा था कि 2009 में कौन सी कमेटी बनी थी, तो रघुराम राजन कमेटी, जिसका नाम था कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और इन्होंने भाई उसके रिकमेंडेशन रिपोर्ट के अंदर दिए थे, क्या नाम थे उसकी, हाँ बोलिए, 100 स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, सो छोटे छोटे स्टेप्स। तो आंसर आएगा रघुराम राजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा क्वेश्चन है, एनी फीचर ऑफ द PSL सर्टिफिकेट मैकेनिज्म इज दैट, की फीचर क्या है। पहला, अंडरलाइंग लोन एसेट आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर बैंक, नहीं ना भैया, एसेट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इट अलाउ फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द PSL लोन्स, नहीं, क्रेडिट रिस्क को भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। तीसरा देखते हैं, ओनली PSL अचीवमेंट इज ट्रेडेड, हाँ बराबर है इतना तो, व्हाइल द लोन एसेट रिमेन विद द सेलर बैंक, हाँ ये बराबर है फीचर। चौथा है, सर्टिफिकेट्स आर वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, नहीं भाई 31 मार्च तक ही वैलिड रहते, मतलब 1 साल के लिए वैलिड रहते, आप कभी भी इशू करो फिर, ठीक है, 31 मार्च को एक्सपायर होना है, मतलब होना है। फोर्थ, if a bank has a shortfall of 12 percentage point in its overall PSL target and it is required to deposit shortfall amount in RIDF, what interest rate will it receive, मतलब deposit rate क्या मिलेगा। तो 12% है, मतलब मोर देन और इक्वल टू 10% वाली कैटेगरी में आएगा। तो हमने देखा था कि यहाँ पे बैंक रेट माइनस कितना 4% लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, डी, बैंक रेट -4। हमने क्या देखा था कि भाई लेस देन 5% अगर शॉर्टफॉल होता है तो -2%, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट लेस देन 10% होता है तो कितना 3% माइनस, और उसके बाद मोर देन और इक्वल टू 10% का शॉर्टफॉल होता है या फिर 10% अबव का तो 4% माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना 2, 3, 4, अगर इंटरनल हो गया तो कितना होगा, सिर्फ -2% माइनस हो जाएगा। With reference to historical evolution of PSL lending in India, which of the following events happened first? तो पहला फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बाय RBI, तो ये तो 1972 में की भाई। रिकमेंडेशन बाय नेशनल क्रेडिट काउंसिल फॉर इंक्रीज बैंक इन्वॉल्वमेंट, हाँ 1967 में यही किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीपक मोहंती कमेटी, ये तो 2014 में हुई थी। और उसके बाद PSL सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च किया, ये तो 2016 में हुई, तो सबसे पहले यही हुआ है, ठीक है, रिकमेंडेशन बाय नेशनल क्रेडिट काउंसिल। 6, बैंक मीट इट्स ओवरऑल PSL टारगेट, ठीक है, ओवरऑल PSL टारगेट पूरा हुआ है बट फेल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब टारगेट, इंटरनली भी टारगेट नहीं पूरा हुआ है, सो एज ए कॉन्सिक्वेंस इट मस्ट डिपॉजिट द शॉर्टफॉल अमाउंट इन अ फंड, जैसे RIDF या फिर UIDF या फिर बाकी वाले हमने देखिए ऊपर के। तो व्हाट इंटरेस्ट रेट विल अप्लाई टू दिस डिपॉजिट, कितना आएगा, देखिए ओवरऑल तो पूरा कर लिया लेकिन इंटरनल पूरा नहीं कर पाया, तो बैंक रेट -2%, ठीक है। ये चीजें भाई याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या करेगा, फेज 1 में तो डायरेक्टली पूछ सकता है ऐसे मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, और फेज 2 में क्या करेगा, एक पैराग्राफ देगा और उसके ऊपर बोलेगा कि ये किसके रिगार्डिंग है, समझ लिया वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हुआ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई तो तुक्का मारोगे, 2% है, 3% है, 4%, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ा है तो रिवाइज किया ही नहीं है। मैं तो ट्रिक भी पता है ना, 2%, 3% और 4% का डिफरेंस हो जाएगा, कब, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 to 10 और यहाँ पे मोर देन 10 का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा कि बैंक रेट -2%, क्योंकि ओवरऑल कंप्लीट कर लिया लेकिन भाई इंटरनल सब टारगेट है वो कंप्लीट नहीं किया, तो भाई सभी के लिए -2% हो जाएगा। UIDF वेयर बैंक्स में डिपॉजिट शॉर्टफॉल इज मैनेज बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, ये तो क्रिएट किया था ना रिसेंटली भाई। देखिए 2022, हाँ यहाँ पे एक IFSC का भाई सबसे पहले पेपर आया था रिक्रूटमेंट, उसके पहले तो UPSC से किया था ना उन्होंने सिलेक्शन, इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हुए थे उससे, लेकिन उनको पता चला कि भाई UPSC वाले फिर से UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो IFSC में टिकना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वो 20 सीट्स वाली रिक्रूटमेंट लाई थी। तो उन्होंने ये प्रीलिम्स में पूछा था भैया, क्योंकि उस टाइम पे बजट में भी था, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड कौन मैनेज करेगा, तो उसका आंसर था नेशनल हाउसिंग बैंक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। पहला, दे हैव स्टैंडर्ड लॉट साइज ऑफ 1 करोड़, गलत है भैया, 25 लाख का लॉट साइज होता है और उसके मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, तो ये रॉन्ग। दूसरा,
द फी रिसीव फ्रॉम देयर सेल इज ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम बाय सेलिंग बैंक। बराबर है, पे वो इनकम रहेगी, लेकिन ऑपरेशन इनकम रहेगा क्या? नहीं, मिसलेनियस इनकम रहेगा। उसके बाद दे एक्सपायर ऑन मार्च 31st ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ सेल। बराबर है, ये भी बराबर। तो आंसर कौन सी करेक्ट है हमारा? 2 एंड 3 बी। The revised PSL norms for small finance banks effective from financial year 25-26 have been issued by RBI under the authority of which section of Banking Regulation Act? तो सेक्शन 22(1) के अंतर्गत ये रिव्यू किया गया। ठीक है, 75 से 60% लाया गया। याद रखना भाई, ये सेक्शन एग्जाम में पूछता है सेक्शन। The primary problem that PSLC mechanism sought to address as opposed to the traditional fund deposit route of PSL shortfall was। तो प्रॉब्लम क्या था? मैंने बोला था कि PSL टारगेट मीट नहीं हो रहा है तो PSLC करिए, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपका फंड पार्क हो जाएगा। कहाँ पे? नाबार्ड जैसी संस्था के RIDF फंड में। लेकिन दिक्कत यही थी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए पार्क रहता है ना, इसलिए लॉन्ग टर्म लॉकिंग अप ऑफ द बैंक इन डिपॉजिट विद एंटिटीज लाइक नाबार्ड। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके। तो हमने PSL सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ लिया, PSL ब्रीफ के बारे में पढ़ लिया, उसके साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रिव्यू हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ये वाली चीजें भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फेस 2 में डायरेक्टली 15 मार्क के लिए या फिर 10 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है। PSL के बारे में भाई बताओ कुछ चीजें। ठीक है, उसके इंटरनल क्वेश्चंस भी होंगे वहां पे कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ, या फिर नाबार्ड में भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी भी होती है। तो वो बोलेंगे कि एग्रीकल्चर कैटेगरी के बारे में सब कुछ बताओ, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल होना चाहिए। तो यही मास्टर डिरेक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है भाई।